जी हाँ दोस्तों, ये हमारा महासंग्राम वीडियो होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बस वीडियो को आप लोग देखो और इस जो मैं आपको इसमें क्वेश्चन बताऊंगा ना, उससे आपको एक भी अक्षर नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर क्या लिख रखा हूँ, ये सब मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी देता हूँ। ठीक है। और मैं आपको केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा ना, वही आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा एक भी अक्षर नहीं पढ़ना है। ठीक है। हम लोग 2018 से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल पर सेमेस्टर वाला क्वेश्चन। ठीक है। हम लोग के पास आइडिया है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। ठीक है। और ये आइडिया किसी के पास भी आ सकता है। अगर कोई भी आदमी है, कोई भी अगर टीचर रेगुलर उसी पर काम कर रहा है, हर एक साल उसी पर काम कर रहा है, तो उसके पास क्वेश्चन देखने से इस बार क्या पूछा गया, पिछले बार क्या पूछा गया, देखने से आइडिया लग जाता है। ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया ना, वो मैंने बुक का क्वेश्चन भी लिया। जैसे कि ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये जो यहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चन दिख रहा है, ये सब बुक का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सिलेबस को भी ले रखा है, मतलब बुक को भी मैंने देखा है, सिलेबस को भी देखा है, और जो प्रीवियस ईयर पूछा गया पेपर है ना, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर लिया है। क्या आपको लग रहा है कि जो प्रीवियस ईयर पूछा गया वही क्वेश्चन फिर से आएगा? नहीं, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा गया वो भी रिपीट किया जा सकता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा गया वो नहीं पूछा जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं बात करूंगा आपको। ठीक है। यहाँ पर आपको ढेर सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन इतना सारा नहीं पढ़ना आपको। कौन कौन पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए, सेमेस्टर 2 जिनका मेजर पेपर 3 हिस्ट्री है, महासंग्राम वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, ये तो बुक का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की उपलब्धियां, बलबन के राजस्व सिद्धांत, बलबन की उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन सुधार की विशेषता, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की विवेचना, फिरोज तुगलक के सुधार, भारत में सूफीवाद, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां। हो सकता है किसी सांस्कृतिक पर आ जाए चाहे प्रशासनिक पर आ जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो मैं बताऊंगा ना, वो दोनों में से किसी पर भी आ जाए ना, बहुत अच्छे बनाओगे और नंबर भी स्कोर करके आओगे। तो ये तो बुक का क्वेश्चन था, मैंने आपको दिखा दिया। ये है आपका सिलेबस दोस्तों, जो कि टोटल यहाँ पर 5 यूनिट में बांटा गया है। ये मैं यूनिट 1 बोल रहा हूँ, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं यूनिट 2 में बात करूँ तो अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद, प्रशासन, राजस्व एवं बाजार नीति के बारे में पढ़ना है। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो धर्म और संस्कृति से रिलेटेड है, जिसमें सूफीवाद और भक्ति आंदोलन है। चौथा अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, और दिल्ली सल्तनत का पतन है। पांचवा अगर मैं बात करूँ तो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक और प्रशासनिक है। ठीक है। तो ये टोटल 5 यूनिट। अब ये पांचों यूनिट में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सो मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसा अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो यूनिट 1 में 1, 2, 3 ये क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें, इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें, बलबन की उपलब्धियां दे दे चाहे बलबन के राजस्व सिद्धांत दे दे, ये दोनों का आंसर मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। मतलब यूनिट 1 से आपको हर हाल में ये 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगर ये पढ़ के जाओगे ना, तो जो मैंने आपको सिलेबस में दिखाया ना ऊपर यूनिट 1 में, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ यूनिट 2 में, तो यूनिट 2 में है अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद। लेकिन पिछले बार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार के बारे में पूछा जा चुका है, तो अब ये नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व नीति, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद। ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँ यूनिट 3 का, तो यूनिट 3 में 2 ही चीज़ पढ़ना है, या तो भारत में सूफीवाद या तो भक्ति आंदोलन। लेकिन भक्ति आंदोलन पिछले बार पूछा जा चुका है, तो वो रिपीट नहीं करेगा, इसीलिए इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भारत में सिर्फ सूफीवाद है, यानी ये बस यूनिट 3 में एक ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में अगर मैं बात करूँ तो है मोहम्मद तुगलक के चरित्र एवं नीतियाँ, फिरोज तुगलक के सुधार, दिल्ली सल्तनत का पतन। लेकिन पिछले बार मोहम्मद तुगलक और दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा जा चुका है, तो इस बार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिरोज तुगलक के बारे में पूछा जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर मैं 5वां यूनिट की बात करूँ तो विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक या तो प्रशासनिक, ये दोनों में से किसी पर भी आ जा सकता है। चलो, अब यहाँ से मैंने देख लिया कि कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखो 1, 2, 3 इसमें हमको पढ़ना है, 4, 5, 6 इसमें हो गया, एक 7 हो गया आपका, 8 हो गया यहाँ पर, और 9, टोटल 9 ही क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है। टोटल 9 ही क्वेश्चन पढ़ना है। और जो बुक में भी क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया ना, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 9 ही क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन बलबन के राजस्व सिद्धांत और बलबन की उपलब्धियां दोनों को मैंने एक ही में कर दिया है। और एक यहाँ पर ये इल्तुतमिश की उपलब्धियां दिया है, लेकिन मैंने फर्स्ट में एक क्वेश्चन को लिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश लिया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भी इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको क्या करना दोस्तों, इस पर ध्यान देना जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है। यूनिट 1 में 1, 2, 3, यूनिट 2 में पहला, तीसरा और ये चौथा।
फिर यूनिट 3 में ये वाला पढ़ने के लिए जाना है, और यूनिट 4 में केवल ये वाला, और यूनिट 5 में ये वाला। तो हम एक एक करके आंसर को आपको हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ, इल्तुतमिश की उपलब्धियाँ और बलबन की उपलब्धियाँ या तो बलबन के रासो सिद्धांत। इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो एक ही साथ स्टूडेंट नहीं देख पाता। मान लो कि आपके पास 1 ही घंटा का टाइम है, 10 मिनट का टाइम है, 20 मिनट का टाइम है, तो क्या होता है कि वीडियो 2.5 घंटा का रहता है ना, तो फिर से आगे बढ़ाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो हम एक एक यूनिट बाय कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में हम यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से ये तीनों क्वेश्चन रहेगा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें से हम ये वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें से हम ये कंप्लीट करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें कंप्लीट करेंगे। या तो हम देखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन है ना, यूनिट 3 में भी ये क्वेश्चन, यूनिट 4 में भी ये क्वेश्चन, यूनिट 5 में भी ये क्वेश्चन, तो ये तीनों को मिला करके हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक का करके हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। पहला यूनिट से हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का विवेचना करें। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको हम ट्रिक के माध्यम से पूरा समझा देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों की विवेचना करें। ये जो क्वेश्चन है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां पूछे, चाहे तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है, तो आप आंसर बहुत ही अच्छा तरीका से लिख पाएंगे। जितना मर्जी उतना 4 पेज 10 पेज जितना मर्जी उतना लिख पाएंगे। बस इसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर ये कहानी आपको याद हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपका आंसर आराम से बन जाएगा। जितना मर्जी उतना पेज आप लिख सकते हो आराम से। हम बात कर रहे हैं किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए दोस्तों, आपको जितना समझना है उतना मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया गया, ठीक है। किसके पास बेच दिया गया, तो काजी के पास बेच दिया गया, ठीक है। काजी के पास बेच दिया गया। अब काजी जब तक जिंदा रहे तब तक तो इसको ठीक से संभाले, ठीक है। लेकिन जैसे ही काजी मर गए तो उसके फिर कौन हो गए, पुत्र उठ रहे हैं। तब पुत्र लोगों, जैसे दुश्मनी नहीं हो जाता है, तब पुत्र लोगों को नहीं देखा गया, तो फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी के पास बेच दिया गया। अब एक व्यापारी के पास बेच दिया गया, तो व्यापारी क्या होते हैं, वो कोई भी सामान को अपने पास थोड़ी रखते हैं, व्यापारी खरीदते हैं दूसरे पास बेचने के लिए। तो एक व्यापारी खरीद लिया, और फिर इन्होंने जो बेच दिया वो किसके पास बेच दिया, तो सुल्तान गौरी के पास बेच दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जिसके बारे में हमको पढ़ना है, इसको सबसे पहले बेचा गया काजी के पास। अब काजी के पास से एक व्यापारी के पास, एक व्यापारी के पास से सुल्तान गौरी के पास बेच दिया गया। और सुल्तान गौरी के पास कोई भी पुत्र नहीं था, इनका कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके वजह से ये जिसको भी रखते थे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लगाव करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो सुल्तान गौरी के अंडर में ही रहे, ठीक है, और सारा काम यहीं पर रह करके किए, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। और सुल्तान गौरी ही कुतुबुद्दीन ऐबक को इतना आगे बढ़ाए। और ऐसा बात नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर भी बहुत ज़्यादा एबिलिटी था, बहुत ज़्यादा उसके पास ज्ञान था, बुद्धि था, जिसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान गौरी को भी आगे बढ़ाए, और सुल्तान गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भी आगे बढ़ाए, ठीक है। तो अभी तक ये पता चला कि कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ आके रुके हुए हैं, तो सुल्तान गौरी के पास आकर के रुके हुए हैं, और यहीं से सारा कारोबार वो क्या करेंगे, चलाएंगे। अब आगे थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पे दिल्ली सल्तनत नाम सुनने को मिलेगा, गुलाम वंश नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली में जो शासन पाठ चलाया गया वो 1206 से लेकर के 1526 तक चलाया गया। इसमें कोई एक शासक नहीं, बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे लोगों ने मिलकर चलाया। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है ना, यानी ये जो जगह है ना, वहाँ पे 1206 से लेकर के 1526 तक अलग अलग वंश के लोग आते गए, अपना शासन पाठ चलाते गए। तो हमें अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था, ठीक है, वो गुलाम वंश था। ये तो एक जगह है, दिल्ली सल्तनत एक जगह है, और इस जगह में कौन सा वंश के लोग सबसे पहले यहाँ पे गुलाम बनाए, तो गुलाम वंश के लोग, ठीक है। और गुलाम वंश में से कौन कौन सा शासक थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे, ठीक है, और भी आगे थे, रजिया सुल्तान थे, लेकिन हमें इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको याद रखना कि दिल्ली सल्तनत एक जगह है जो 1206 से 1526 तक इसका शासनकाल चला। और यहाँ पे किस वंश के लोग शासन किए थे, तो गुलाम वंश। और गुलाम वंश में कौन कौन राजा आते थे, तो एक आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक आ गया इल्तुतमिश, ठीक है, और एक और जो नीचे है, ठीक है। और देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो संभाले वो 1206 से लेकर के 1210 तक ही संभाले, उसके बाद फिर 1210 से समथिंग 1236 तक ही संभाले, फिर ऐसे से आगे तक संभालते गए। तो आपको यहाँ पे नाम आएगा दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। और गुलाम वंश के पहले संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि उस टाइम मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो चुका था। आप लोग सोच रहे होंगे, सॉरी मोहम्मद गौरी नहीं, सुल्तान गौरी, ठीक है। आपको ये लग रहा होगा कि जो सुल्तान गौरी है
ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले आया था ना, लेकिन जब सुल्तान गोरी का मृत्यु हो गया ना, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे आए थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको हम कुछ भी नहीं समझाएंगे दोस्तों, बस पढ़ के बताते चलेंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले परिचय। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे, है ना, दिल्ली सल्तनत के पहले शासक थे और गुलाम वंश के संस्थापक थे। शासक का मतलब होता है हम वहाँ का शासन बन गए, हम वहाँ का प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जरूरी नहीं कि वहाँ का मेन प्रधानमंत्री हम ही हैं, हो सकता है मेरे बाद और कोई आ जाए, तो ये हो गया शासक के रूप में। लेकिन जो गुलाम वंश के थे ना, उसका संस्थापक था, यानी सभी का लीडर मान लो ऐसे। ठीक है, संस्थापक भी थे जिसको नया से उत्पन्न किए। चलिए ये हो गया। वह केवल 1206 से लेकर के 1210 के बीच में 4 साल तक ही शासन किया, यानी 1206 से लेकर के 1210 तक 4 ही साल तक शासन किए। ठीक है, ठीक है, सुल्तान रहे। ऐबक यानी वही कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में पकड़कर एक शहर के काजी के हाथ में एक दास के रूप में बेच दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसके हाथ में बेच दिया गया, तो एक काजी के हाथ में बेच दिया गया। अब काजी ने बहुत ही अच्छा तरह से ऐबक की परवरिश किया, संभाला और उन्हें बहुत ही बेहतरीन शिक्षा प्रदान की थी। लेकिन जब काजी की मृत्यु हो गई ना, तो ईर्ष्यावश यानी कि जलन होता है ना, वो काजी के पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक व्यापारी के हाथों में बेच दिया कि इसको मैं अपना भाई क्यों बनाऊं। ठीक है, जब तक पापा थे तब तक रखा गया, उसके बेटा लोग नहीं रखे। अंत में क्या होता है कि सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने खरीद लिया? सुल्तान मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक धीरे धीरे सेनापति के पद पर आसीन हो गए। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को धीरे धीरे जो मोहम्मद गोरी थे ना, उसको अपने सेनापति के पद पर आसीन कर दिए, मतलब सेना बना दिए, सेनापति बना दिए इसको, और एक सीट दे दिए इसको। सुल्तान गोरी के सबसे विश्वास पात्र में से एक बन गया। और अभी तो इसको खरीदा कौन गया? मोहम्मद गोरी इसको खरीद लिए। और मोहम्मद गोरी के सबसे ज़्यादा विश्वास की अगर मैं बात करूं तो विश्वास पात्र की, तो ये यानी हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक बन गए, इसका सबसे ज़्यादा विश्वासी आदमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे आदमी थे सुल्तान मोहम्मद गोरी के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वासी जो बने वो कौन बने? कुतुबुद्दीन ऐबक ही बने। अब इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत की विजय मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही हासिल हुई थी, है ना, यानी कि जो गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, इसका मुख्य कार्य किसको जाता है? तो कुतुब-उद-दीन, यानी इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? कुतुबुद्दीन। ठीक है, ऐबक के द्वारा ही हासिल हुआ। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं खरीदा होता तो आज गोरी यहाँ पे विजय प्राप्त नहीं किए होते। ठीक है, जिसने गोरी को अपना स्थिति की मजबूत करने में भी मदद मिला, और जो गोरी इसको खरीदे थे उसको भी अपनी स्थिति में मजबूत प्राप्त करने में मिला। क्यों? क्योंकि इधर से पहले तो जो गौरी थे वो खुद से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जब इधर से खरीद लिए किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा शिक्षा था, योग्यता था, वो एक योग्य व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किए, है ना। अब आगे देखिए, जब मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान में मारे गए, अब देखिए जब क्या होता है, मोहम्मद गोरी युद्ध के मैदान में मारे गए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्वयं दिल्ली के सल्तनत का ताज पहन लिया, खुद से पहन लिया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जो गौरी था, इसका सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र कौन थे? तो सबसे ज़्यादा विश्वासी पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो जैसे मोहम्मद गोरी का मृत्यु होता, वैसे ही स्वयं 1206 में ये सुल्तान का क्या पहन लेते हैं? ताज पहन लेता है, संभालने लगते हैं सारे राज को। 1210 में पोलो खेलते समय, अब क्या होता है, 1206 में शासन वहाँ पे संभालने लगे और 1210 तक यानी 4 साल तक शासन किए। उसके बाद पोलो खेल होता है ना, घोड़ों के ऊपर दौड़ करके, तो उसी समय गिर करके इसका क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा परिचय किसके बारे में, तो एक मोहम्मद गौरी के पास कैसे आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोगों ने परिचय देखा कि यहाँ तक वो कैसे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं, देखते हैं कौन कौन है। पहला है मोहम्मद गौरी के सहायक के रूप में। सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का उपलब्धि क्या है कि वो मोहम्मद गौरी को सहायक किए थे। भले मोहम्मद गौरी इसको खरीदे थे, लेकिन मोहम्मद गौरी को बहुत ही अच्छा तरीका से उन्होंने सहयोग किए, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी को अनेक युद्ध में साथ दिए। जैसे तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने कुशलतापूर्वक भाग लिया, जिसमें गौरी विजयी हुआ। अब देखिए, मतलब बहुत सारे युद्ध में मोहम्मद गौरी को साथ दिए कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक द्वितीय युद्ध होता है तराइन का, उसमें से भी भाग लेते हैं और इसको जीत दिलाते हैं। ठीक है, उसने ऐबक को भारत के विजय प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। अब जब देखें कि नहीं, ये युद्ध भी लड़ते हैं और बहुत अच्छा इसके अंदर गुण है, उसके बाद क्या करते हैं मोहम्मद गौरी, भारत के जो विजय प्राप्त किए थे भारत पर, उसके प्रदेशों का प्रबंधक यानी उसका देखभाल करने के लिए इसी के हाथ में दे देते हैं कि जाओ कुतुबुद्दीन ऐबक, आज से तुम इस पर क्या करो, राज्य संभालो।
दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के रूप में। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक शासन तो बन गया, शासक तो बन गया, अब ये शासन कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी के कोई पुत्र नहीं था। अब देखिए मोहम्मद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए तो इसको खरीद लिया था ना। इसलिए अपने सल्तनत की रक्षा के लिए वह अपने दासों पर विश्वास करता था, यानी जिसको वो लोग खरीद के लाए थे। मोहम्मद गोरी का कोई पुत्र नहीं था, लेकिन वो दूसरे को जो खरीद के लाए थे उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। अतः गोरी के 3 प्रमुख विश्वास पात्र दास थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि कुतुबुद्दीन ऐबक को ही खरीदा गया था, इसके अलावा 2 और राजा को खरीदे थे, 2 और लोगों को खरीदे थे, ठीक है। तो टोटल 3 हो गए, तो जिसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी थे, ठीक है। जब गोरी की मृत्यु हो गई तो उसने किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया। मतलब सोचिए कि मोहम्मद गोरी इतना अच्छा व्यक्ति थे कि जब वो मृत्यु हो गया उसका, तब भी ये नहीं बोले कि मेरा 3 दास है, यानी कि 3 नौकर है। सिंपल भाषा में समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा वो वर्ड यूज नहीं करते थे कि मेरा 3 दास है, 3 दास में से ये दास का उत्तराधिकारी होगा, मतलब मेरा संपत्ति ये लेगा, ऐसा कभी नहीं बोल के गए। सीधा वो मर गए, लेकिन किसी को ऐसा बात नहीं बोले। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इधर तीनों दासों की स्थिति भी समान थी। इधर ये लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हम लेंगे इसका संपत्ति, हम लेंगे। तीनों लोगों का स्थिति जो था वो क्या था, समान था, मतलब बराबर था। अतः तीनों ने राज को बांट लिया। अब तीनों ने राज को बांट लिया कि हम लोग लड़ाई क्या है करेंगे, तीनों ने राज को बांट लिया। और इससे किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि इनको पछाड़ सके। लेकिन अगर ये लोग आपस में लड़ जाते तो कोई दूसरा आकर के टपक जाता, ठीक है। तो ये होता है एकता में बल। तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक की कठिनाइयां। अब देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ कठिनाइयां भी तो हुआ होगा ना। तो ऐबक के सुल्तान बनते ही, जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बन गया, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके अधीन भारत के अनेक क्षेत्र थे। एक क्षेत्र को तो संभालना था नहीं, बहुत सारे प्रदेशों को संभालते थे। आगे है तुर्की सरदारों का सहयोग। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और सहयोग मिल गया, किसका, तो तुर्की सरदार लोग भी इसको सहयोग करने लगे। क्यों, तो देखिए भारत में अपनी स्वतंत्र प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रमुख तुर्की सरदारों को अपने अधीन करने में सफल प्राप्त कर लिया। मतलब तुर्की सरदारों को भी अपने अधीन करने में सफल प्राप्त कर लिया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। सोचिए कितना महान व्यक्ति थे, कितना महान राजा थे, कितना महान शासक थे ये, ठीक है, कि दूसरे को भी अपने अधीन कर लिया, जिसको बेचा जाता था एक समय में, ठीक है। यही सब इतिहास रचते हैं। नेक्स्ट है राजपूत। देखो गजनी तथा बंगाल की समस्या में अधिक व्यस्त रहने से ऐबक को राजपूतों पर दबाव डालने का समय नहीं मिल सका। देखिए अब यहाँ पे एक और समय, गजनी पर और बंगाल, ये दो यहाँ बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, ठीक है। और इन समस्याओं में अधिक व्यस्त रहने से कुतुबुद्दीन ऐबक को राजपूतों पर दबाव डालने का समय नहीं मिल सका, यानी कि ये राजपूतों पर दबाव डालते, ऐसा समय ही इन लोगों का इसके पास नहीं मिल पाया। तो एक ये भी इसका विशेषता में ही आएगा, इसके उपलब्धि में ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं छठा, बंगाल के अलीमर्दन द्वारा अधीनता स्वीकार, यानी कि जो बंगाल के क्या थे, अलीमर्दन, ठीक है, उसके द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया, उसको भी मतलब अपने अंडर किया गया। देखिए बात क्या है, सो अलीमर्दन खां खजली बंगाल, यानी जो अलीमर्दन थे, अलीमर्दन खां जो थे वो खजली बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठे, ठीक है। यानी जो ये अली मर्दन है ना, वो कहाँ का शासक बन बैठे थे, बंगाल के शासक बन बैठे थे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे बंगाल में सरदारों के आपसी संघर्ष हो गया। वहीं के जो सरदार लोग थे वो आपस में संघर्ष करने लगे, और इसी डर से जो अली मर्दन थे वो भाग करके ऐबक की शरण में आ गए, मतलब इसका अंडर में आ गए कि हम आप ही के साथ रहेंगे, और इसी का सहायता लेने लगे, तो मतलब इसी के अंदर हो गए। नेक्स्ट निर्माण कार्य। तो दिल्ली की जो कुवत उल इस्लाम है, जिसको मस्जिद बोलेंगे, ठीक है, और अजमेर की 2.5 दिन की जो झोपड़ा था, ये भी जो एक मस्जिद था, 2 मस्जिद यहाँ पे नाम आया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक आया है कुवत उल इस्लाम और दूसरा आया है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये दोनों का जो निर्माण का श्रेय है ना, ये किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है। इसके साथ साथ जो प्रसिद्ध कुतुब मीनार है, इसका भी निर्माण करने का कार्य भी किसको जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाता है, ठीक है। तीनों इमारतों, एक ये कुवत उल इस्लाम, दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ी, और तीसरा हमारा क्या, कुतुब मीनार, ये जो तीनों हैं, इसका इमारत बनाने का जो श्रेय है पूरा पूरी किसको जाता है, तो हमारा इल्तुतमिश को है। सॉरी यहाँ पे इल्तुतमिश लिखा गया, किसको है, कुतुबुद्दीन को है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को है, ठीक है। ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के मूल्यांकन देखते हैं, जिसको आप निष्कर्ष में भी डाल सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक बने थे, पता है सभी को। वह 4 साल तक ही शासन रहा, मतलब 4 ही साल तक शासन किए, जिससे गोरी के गुलाम के रूप से जीवन शुरू किए थे, यानी गोरी ने इसको खरीदे थे और गोरी के गुलाम कर रहे थे, वहीं से इसका जीवन शुरू हुआ, और ये अपने योग्यता के बल पर धीरे धीरे उन्नति कर सुल्तान के पद तक पहुंच गया। सोचिए भारत में अस्थायी तुर्की राज्यों की नींव रखी,
है ना, भारत में अस्थायी तुर्की राज्यों का क्या रखे, नींव रखी। और अबुल फजल ने क्या बोले, तो अबुल फजल ने ऐबक की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उसने भले ही मतलब उसने भला और महान कार्य किया है, लोगों के लिए भलाई का काम किया और महान कार्य किया है। उसने 4 वर्ष की उपलब्धि के शासनकाल में उसने शांति और व्यवस्था को स्थापित करके रखे थे। इसके रहते हुए कहीं भी अशांति और व्यवस्था के प्रति लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं होता था, यानी शांति और व्यवस्था स्थापित रहता था राज्य में। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का हम लोगों ने उपलब्धियां बताई। दोस्तों, क्या वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, क्या आपको समझ में नहीं आया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है इल्तुतमिश की उपलब्धियों का वर्णन करें। इल्तुतमिश की उपलब्धियों का, कार्यों का वर्णन करें, शासन कालों का वर्णन करें, कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरा इस चीज़ों को देख करके आप नंबर ला सकते हैं। देखो यहाँ से आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। देखो यहाँ पे इल्तुतमिश का पूरा नाम तो जो था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, तो आपको टिक आउट करना है शमसुद्दीन इल्तुतमिश में। ठीक है, ये जो जाति के थे वो तुर्क जाति के थे। ठीक है, तो वह जो इल्तुतमिश थे वह तुर्क जाति का था। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के बल पर दिल्ली का सुल्तान बन गए। देखो योग्यता के बल पर मतलब इसके पास अच्छा खासा गुण था, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। इस योग्यता के आधार पर इतना अच्छा खासा पढ़े लिखे थे, इसके इतना अच्छा योग्यता गुण था कि वह दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। इसको दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया था। ठीक है, दिल्ली का मतलब इस तरह समझ लो तो राजा बन गया था। ठीक है, तो ये था इल्तुतमिश। उसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियों का वर्णन। तो मैंने यहाँ पे नंबर बाय नंबर दिया और इधर एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं बता देता हूँ, आपको खुद से एक्सप्लेन कर लेना। ठीक है, पहला इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियों। देखो इल्तुतमिश के कार्य और उपलब्धियाँ निम्नलिखित है। पहला, तुर्की अमीरों का दमन। देखो जो भी दिल्ली में क्या थे, जो भी तुर्की अमीर लोग थे, जो पहले के अमीर लोग थे, है ना, उन सभी को क्या कर दिया। इल्तुतमिश का एक ही सपना था कि जो पहले से जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोगों को दबा करके रखते हैं, जो अमीर लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊंचा समझते हैं, उन लोगों को हराना। इल्तुतमिश का एक ही उद्देश्य था कि जो अमीर तुर्क लोग हैं, देखो इल्तुतमिश भी तुर्क थे और वहाँ भी रहने वाले लोग तुर्क थे, लेकिन इल्तुतमिश उनको हराना चाहते थे जो तुर्क अमीर लोग थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश का एक ही सपना था कि तुर्क अमीरों को क्या करना, हराना। और यही कारण हुआ कि दिल्ली में यमुना नदी के किनारे क्या हुआ, युद्ध में क्या किया, तुर्की अमीरों जो थे उनको दमन कर दिया, उनको हरा दिया गया, पराजित कर दिया। और ये इल्तुतमिश का पहली सफलता था, जो तुर्क अमीर लोगों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया, हरा दिया। ये इल्तुतमिश का पहला योग्यता था, इनका पहला महत्वपूर्ण चीज़ मान लो। ठीक है, पहला इनका ये इंपॉर्टेंट चीज़ था कि ये तुर्क अमीर लोगों को हराया। ठीक है, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। देखिए दूसरा पॉइंट है बंगाल की पुनः विजय। देखो इसने जब तुर्की अमीरों को हरा दिया, वहाँ पे भी विजय हो गया इनका, वहाँ पे भी जीत हो गया। उसके बाद दूसरा जीत इनका हुआ बंगाल में। देखो बंगाल में भी क्या था, दूसरे लोगों का क्या था, वहाँ पे शासन था, वहाँ पे युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि इल्तुतमिश को टाइम नहीं था, समय नहीं था, जिसके कारण वह समय पर बंगाल में नहीं पहुंच पाए। लेकिन जब ये युद्ध चल ही रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था, तो बंगाल इल्तुतमिश खुद पहुंच गया। बंगाल में जो युद्ध चल रहा था, तो बंगाल में इल्तुतमिश ने खुद पहुंच गया और उस युद्ध में जो युद्ध कर रहे थे, ठीक है, जो वहाँ पे अपने आप को उच्च समझ रहे थे, उनको फिर से इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, उसको हरा दिया और पराजित कर दिया। और वहाँ पे भी इसका दूसरी सफलता मिला कि बंगाल इसने खुद पहुँच करके वहाँ के युद्ध कार्यों को विनाश कर दिया, तबाह कर दिया, और वहाँ भी इसने अपना क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। और यहाँ पे इसका दूसरा विजय प्राप्त हो गया, पुनः विजय प्राप्त कर लिए। तीसरा, राजपूतों तथा ग्वालियरों पर विजय। इसने क्या किया, राजपूत और जो ग्वालियर थे ये सभी पर भी अपना विजय प्राप्त किए, क्योंकि ये सब जो अपने आप को जो भी ऊंचा समझते थे, इन राजपूतों और ग्वालियरियों को, पर इनमें युद्ध किया और इसने उस लोगों से क्या कर लिया, इन्हें जीत मिला। इल्तुतमिश उन लोगों से क्या हुआ, जीत गए। और कहीं ना कहीं इल्तुतमिश राजपूतों और ग्वालियरों पर भी विजय किया और इन लोगों को पराजित कर दिया, इन लोगों को हरा दिया। तो कहीं ना कहीं इल्तुतमिश है उनका बहुत अच्छा योग्यता के कारण ही वह राजपूतों और ग्वालियरों पर विजय प्राप्त किया, बंगालों पर विजय प्राप्त किया, तुर्कों अमीरों पर विजय प्राप्त किया। तो कहीं ना कहीं उनके योग्यता पर ही ये सब सारी चीज़ें जाती है। ठीक है, चौथा, दिल्ली को राजधानी। देखो इल्तुतमिश ने ये क्या किया, दिल्ली को राजधानी बना दिया, है ना। जब वहाँ पे क्या किया, जब अमीरों लोगों को क्या किया, इसने ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे क्या होने लगा, सभी को दिलों में
इल्तुतमिश का जगह बनने लगा और दिल्ली को इसको बना दिया गया वहाँ का, ये वहाँ का क्या बन गए, सुल्तान बन गए। ठीक है, जब दिल्ली का वो सुल्तान बन गया ना तो वहाँ पे क्या किया, दिल्ली का राजधानी पहले कुछ और थे, उसको चेंज करके दिल्ली का राजधानी इसने बना दिया। यानी कि जो हमारा भारत के राजधानी पहले थे वो दिल्ली नहीं थे, लेकिन इसने जब वहाँ पे क्या हुआ, जब वहाँ पे सभी लोगों का दिल जीत गए और वहाँ का सुल्तान बन गया तो इसने क्या कर लिया कि वहाँ का राजधानी चेंज कर दिया और बना दिया गया दिल्ली को, तो दिल्ली को ही राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया कि दिल्ली को इसने राजधानी बना दिया, और ये भी इसका एक विजय प्राप्त था, ये भी इसका एक विजय था। मुद्रा में सुधार, देखो इल्तुतमिश ने क्या किया, धीरे धीरे समय बीतते जाने पर इसने जो मुद्रा था उसमें भी सुधार किया। मुद्रा मीन्स होता पैसा, रुपया, सिक्कों, इस समय सुधार करने लगा। इसने टांका का सिक्का बनवाया। ठीक है, इसने क्या किया, टांका का सिक्का बनवाया, और जो पहले मुद्दे थे उस मुद्रा था उसको समाप्त करके नया मुद्रा का आविष्कार इसने बनवाया और टांका सिक्का बनवाया। ठीक है, तो इसने सिक्कों में भी क्या कर दिया, सुधार किया। इससे इनकी योग्यता को ही बल मिलता है, इनकी योग्यता की ओर ही संकेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा, साहित्य और कलाओं का संरक्षण। देखो ये इतना युद्ध कर रहे थे कि इतना ज़्यादा युद्ध में बिजी होने के बावजूद भी इनके पास बिल्कुल समय नहीं था, फिर भी इन लोगों ने शिक्षा, साहित्य, कलाओं, ये सब चीज़ों पर भी ये महत्वपूर्ण योगदान दिया, इन लोगों को भी ऊंचा दर्जा दिया। ठीक है, तो ये किनकी वजह से हो पाया, इल्तुतमिश के कारण से हो पाया। मंगलों का आक्रमण का भय खत्म। देखो जब उस टाइम क्या था कि मंगलों का आक्रमण का भय बना हुआ था कि मंगलों लोग हैं ये कब आक्रमण करते पता नहीं, तो ये जो भय का डर बना हुआ था इनको भी इल्तुतमिश ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन लोग पर आक्रमण करके जीत प्राप्त कर लिए। और जो मंगलों का बहुत काफ़ी समय से ये जो आक्रमण का भय बना हुआ था वो आक्रमण का भय भी खत्म हो गया। 8वां, अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाना। जब इल्तुतमिश इतना आगे नहीं बढ़े थे, जब इल्तुतमिश को कोई नहीं जानते थे, इसके पहले वाले जो शासक लोग थे, इसके पहले वाले जो राजाओं थे, इसके पहले वाले जो लोग थे, जो भी कार्यों को किया, जो अधूरा कार्य को छोड़ दिए थे, उस काम को इसने इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाने का भी काम किया। जो आधे अधूरे काम छूट गए थे उसको इसने क्या किया, पूरा करके कंप्लीट किया, पूरा संपूर्ण काम को समाप्त किया। अब देखते हैं इल्तुतमिश का शासन और चरित्र। देखो इल्तुतमिश जो था ना वो कैसा चरित्र, एक कुशल राजनीतिज्ञ था, इसके पास योग्यता की कोई कमी नहीं था, और इनकी योग्यता के कारण ही ये लोगों पे अपना दिल जीत बैठे, और ये अपने योग्यता के कारण ही सारे जगह जहाँ पे भी गए हैं, जहाँ पे भी युद्ध हुए हैं, जहाँ से भी युद्ध किए हैं, ये इनका विजय ही प्राप्त हुआ है। दूसरा, ये जो शासन थे ना इसका, ये बिल्कुल न्यायपूर्ण शासन था। ये लोगों को न्याय दिलाते थे, ये लोगों को न्याय दिलाने का काम करते थे। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीक़ा से भेदभाव नहीं करते थे और लोगों को बिल्कुल स्पष्ट न्याय दिलाते थे। तो हम कह सकते हैं कि जो इल्तुतमिश था वो एक न्यायपूर्ण शासक था। तीसरा है 40 गुलामों का दल। देखो गुलामों का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि 40 गुटों का दल था इन लोगों के पास। ये 40 गुटों का दल बनाया था और इसने 40 गुटों का दल बना करके जो वहाँ पे गलतियाँ हो रही थी उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा था। और पुराने अमीरों थे ना, उनके शक्तियों को कम किया जा रहा था। जो पुराने लोग जो अमीर अपने आप को दिखा रहे थे उनके शक्तियों को कम करने के लिए ये क्या किए, इल्तुतमिश ने 40 गुटों का दल बनाया और सब मिल करके कार्य किए। चौथा, साहित्य, कला और संस्कृति। जो इल्तुतमिश थे वो मैंने इसको पहले भी बताया था कि इसने कला संस्कृति पर भी जोर दिया, इन्हें युद्ध भी किए। ठीक है, और युद्ध में इनके गुटों में कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो साहित्य, कला और संस्कृति में भी विजय प्राप्त किए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। पाँचवां, इल्तुतमिश का कठिनाइयाँ। देखो इल्तुतमिश जब वहाँ पे का शासक बन गया तो उन्हें बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आई। यही पॉइंट को आपको बहुत सारा आगे बढ़ाते चल जाना। ठीक है, जब इल्तुतमिश वहाँ का सुल्तान बन गया तो उसके सामने बहुत सारे कठिनाइयाँ भी आया। कुछ लोगों का उनके समस्या को लेकर के, तो कुछ युद्ध को लेकर के बहुत सारे उनको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन सारे कठिनाइयों को सामना को झेलते हुए भी हुआ, उस सभी कठिनाइयों का एक करके समाधान भी किए और धीरे धीरे वो अपने योग्यता पर, उसके पास इतना ज़्यादा योग्यता था, गुण था कि सारे कठिनाइयों उसके पीछे हार मान जाती थी और वो अपनी योग्यता के आधार पर वो जीत हो जाते थे, उनका विजय हो जाता था। और इस प्रकार वह दिल्ली का एक अच्छा शासक यानी कि एक अच्छा सुल्तान बन पाए और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। ठीक है, तो अतः हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इल्तुतमिश का विजयों का मुख्य कारण है उनकी योग्यता। उनकी योग्यता के कारण ही इल्तुतमिश ने हर जगह अपना विजय प्राप्त किया, अपने दिमाग को अच्छे रूप से प्रयोग किए और इसके वजह से ही वो अपने हर जगह पर विजय प्राप्त किए।
तीसरा क्वेश्चन बलबन की उपलब्धियों का वर्णन करने दे दे या बलबन के रासव सिद्धांत पर प्रकाश डाले दे दे। ठीक है। हेलो दोस्तों, बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे और बिल्कुल 100% आप सभी को समझ में आएगा। चाहे आपको बलबन की उपलब्धियों का वर्णन दे दे क्वेश्चन में, या तो फिर बलबन के राजतत्व सिद्धांत का पर प्रकाश डालना है, ऐसा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, चाहे बलबन की उपलब्धियां दे दे या बलबन के राजतत्व सिद्धांत दे दे, आपको आंसर मैंने इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया है। चाहे उपलब्धियां दे दे चाहे राजतत्व सिद्धांत दे दे, ठीक है, दोनों का दोनों आंसर इसी में छुपा हुआ है। बस आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है। जहाँ पे बलबन की उपलब्धियां देगा वहाँ पे एक पॉइंट हटा देना है, और जब अगर बलबन के राजतत्व सिद्धांत दे दे तो एक भी पॉइंट हटाना नहीं है। बस एक पॉइंट का खेल है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग ट्रिक देखिए। ठीक है, ये जो ट्रिक है ना वो आपको याद नहीं करना, बस समझना है। देखिए दोस्तों, बात है यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत में 1206 से लेकर के 1526 तक शासन किया गया। किस पे? दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत भी इसको बोला जाता है और केवल सल्तनत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 1206 से लेकर के 1526 तक चला। अब इसमें अलग अलग प्रकार के वंश के लोग आए। जैसे मान लो कि ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। ठीक है, यहाँ पे गुलाम वंश के लोग भी आए हैं। ठीक है, फिर खिलजी वंश के लोग भी आए हैं और तुगलक वंश के भी लोग आए हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा समझ नहीं आएगा। मान लीजिए कि दिल्ली सल्तनत एक जगह है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत एक क्या जगह है, वहाँ पे मान लो कि हम बोलेंगे कि यादव वंश के लोग भी क्या किए, वहाँ पे शासन किए, और सिंह वंश के लोग भी किए, राजपूत वंश के लोग भी शासन किए। अब इसका मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि हम बोले यादव वंश के लोग भी क्या किए, यहाँ पे शासन किया। यादव वंश में मतलब जितने यादव लोग होंगे, जितने ताकतवर यादव लोग आए होंगे, 10, 5, 15, 20 जितने लोग आए होंगे वो सभी लोग शासन किए होंगे। जब इन लोग से फिर नहीं चला होगा तो फिर आए होंगे सिंह वंश, और सिंह वंश से फिर नहीं चला होगा तो आए होंगे राजपूत वंश। ऐसे ही पहले भी वंश हुआ करते थे। ठीक है, जिसका नाम था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और भी आगे वंश था। ठीक है, मैंने बस इतना ही लिखा है। तो दिल्ली सल्तनत पर ये सभी वंशों का क्या था? राज था। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे गुलाम वंश का राज था। गुलाम वंश का शासन कब से कब तक चला? तो 1206 से लेकर के 1290 तक। सबसे पहला जो वंश था ना वो यही था। ठीक है, अब गुलाम वंश में बहुत सारे राजा थे। ये जो गुलाम वंश आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे राजा थे। जैसे पहला थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल 1206 से लेकर के 1210 तक था। इसके बाद आए इल्तुतमिश। ठीक है, इसका शासनकाल 1210 से लेकर के 1236 तक रहा। उसके बाद आए बलबन। बलबन का जो शासनकाल रहा वो 1266 से लेकर के रहा 1286 तक। तो हमको इसी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? बलबन के बारे में पढ़ना है कि बलबन दिल्ली सल्तनत के एक राजा थे, या तो बोलो गुलाम वंश के एक राजा थे, बात सेम ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के बलबन एक व्यक्ति थे, यानी कि एक राजा थे। ठीक है, ये हो गया। शासनकाल 1266 से 1286 तक रहा। अब यहाँ पे देखिए बलबन जो थे ना दोस्तों, वो ईरान के रहने वाले थे। ठीक है, ईरान के रहने वाले थे, और ये ईश्वर का छाया थे, यानी कि ये अपने आप को बताते थे कि ईश्वर का रूप हूँ हम, सभी लोग मेरे ईश्वर की जैसा पूजा करेंगे और मुझे मानेंगे कि मुझे ईश्वर ने ही यहाँ पे राज करने के लिए भेजा है। और ये जो है ना आक्रामक नीति चलाता था। ठीक है, आक्रमण नीति को चलाता था लोगों के ऊपर, यानी जोर जबरदस्ती करते थे। ठीक है, कि तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, तो आक्रमण नीति चलाते थे। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। अब आपको इधर कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये सब डेट आपको याद रख लेना, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले परिचय हम लोग देखेंगे। ठीक है, चाहे क्वेश्चन उपलब्धियां दे दे चाहे राजतत्व सिद्धांत दे दे, आपको एक पॉइंट कहाँ पे चेंज करना है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, सबसे पहले परिचय। तो बलबन का जन्म 1216 ईसा पूर्व में हुआ था। बलबन दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के एक शासक थे। अभी मैंने आपको बताया ना, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के एक शासक थे। इसका शासनकाल 1266 से 1286 ईसा तक माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया नीचे। इससे गुलाम बनाकर इल्तुतमिश के पास बेच दिया गया। ठीक है, देखिए ये जो बलबन है ना, एक इसको बेच दिया गया किसके पास? तो इल्तुतमिश के पास बेच दिया गया। क्यों? क्योंकि बलबन से पहले कौन आए थे राजा? इल्तुतमिश भी आया था, आपको पता होगा। तो इल्तुतमिश के पास इसको बेच दिया जाता है। ठीक है, इसको बेच दिया जाता है, जिसके कारण यह इल्तुतमिश का गुलाम बन गया है ना। इल्तुतमिश के पास बेच दिया गया और इल्तुतमिश का ये फिर क्या बन गया? गुलाम बन गया। इल्तुतमिश भी क्या थे? तो वहीं के ये भी क्या थे? राजा थे। लेकिन इल्तुतमिश पहले के राजा थे, उसके बाद आए फिर बलबन। ठीक है,
ये हो गया। उसके बाद यह अपने साम्राज्य में लौह एवं रक्त की नीति को अपना देता है, यानी जिसको हम लोग आक्रमणकारी नीति बोलते हैं। लौह मतलब बहुत टाइट, और रक्त मतलब अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा तो उसको काट देंगे। ये दोनों इसका बहुत फेमस वर्ड है कि लौह एवं रक्त की नीति को अपनाए थे। ठीक है। अंततः बलबन का मृत्यु 1286 यानी 1287 ईसा पूर्व में हो गया। क्यों? क्योंकि ये 1286 तक तो शासन चला है, उसके बाद 1287 में इसका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको क्या करना है? याद रखना है, इसका परिचय। इसके बाद थोड़ा सा कुछ पॉइंट देख लीजिए कि बलबन ने अपने शासनकाल में ईरानी प्रथा को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि ईरान को रहने वाले थे, इसलिए ईरानी प्रथा को क्या दिया? बढ़ावा दिए, और कहा कि वह पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मतलब ईश्वर की जैसा ही है, ईश्वर ने ही इसको भेजा यहाँ पे इस दुनिया में। ठीक है, इस पृथ्वी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबन को मंगलों ने बहुत कम उम्र में ही पकड़ लिया था। यानी देखो यहाँ पे मंगलों का नाम आएगा। मंगलों पहले क्या करते थे? दूसरे लोगों को बेचने का बहुत ज़्यादा काम करते थे, दूसरों लोगों को अपने अंदर गुलाम बनाने का काम करते थे। सेम ऐसे ही बलबन को भी मंगलों जो थे ना, मंगलों वंश के लोग, वो बहुत ही कम उम्र में ही पकड़ लिया था। किसको? बलबन को। और उन्हें गुलाम वंश बनाया गया, और बलबन को गुलाम बना लिया गया, और कई लोगों को बेचा गया, और आखिरकार इल्तुतमिश ने उससे खरीद लिया। यानी कई लोगों को बेचा गया, ठीक है, कई जगह भी बेचा गया, और अंतिम में बलबन को कौन खरीद लिया दोस्तों? इल्तुतमिश ने उससे खरीद लिया। ठीक है, इल्तुतमिश कौन है दोस्तों? पहले इल्तुतमिश ही तो राजा थे ना, उसके बाद फिर बने बलबन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बलबन ने राजतत्व सिद्धांत को स्थापित किया। देखिए बलबन ने कौन सा सिद्धांत को स्थापित किया? राजतत्व सिद्धांत को स्थापित किया। उसने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, व्यापार के मामले में, वहाँ के संसाधनों के मामले में, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया। उसने कृषि और उद्योगों को भी क्या दिया? बढ़ावा दिया। ये आपका हो गया दोस्तों परिचय। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, चाहे क्वेश्चन उपलब्धियां देते चाहे राजतत्व सिद्धांत देते, ये आपको परिचय तो सब में लिखना है। क्वेश्चन जहाँ भी बलबन का नाम आ गया परिचय सब में देना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है बलबन की उपलब्धियां या तो राजतत्व सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, मान लो कि अगर आपको दे देता है बलबन की उपलब्धियां, क्या दे देता है क्वेश्चन में? बलबन की उपलब्धियां, तो ये आपको बस पॉइंट नहीं लिखना, ये वाला ये पॉइंट नहीं लिखना आपको। ठीक है, जो ये हम आपको बता रहे हैं राजतत्व सिद्धांत के बारे में। बाकी चाहे उपलब्धियां दे दे चाहे राजतत्व सिद्धांत दे दे, बाकी का सारा नीचे लिखना है। ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उपलब्धियां दे देना तो सिर्फ ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। अगर लिख भी दोगे तभी चलेगा, नहीं तो अगर आप नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और अगर राजतत्व सिद्धांत दे देगा तो बाकी आपको सारा लिखना है, कहीं भी कोई कट छट नहीं करना है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों किसका राजतत्व सिद्धांत क्या था। ठीक है, तो देखिए बलबन ने राजतत्व सिद्धांत को बनाए रखने के लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया ना, ताकि ये ज़्यादा दिन तक चल पाए, इसके लिए लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, जो कि मैंने आपको पहले बताया। उनका मानना था कि इन्हें पृथ्वी पर देवी देवताओं ने भेजा है। इनका मानना कि पृथ्वी पर देवी देवताओं ने भेजा है, समाज में जनता की रक्षा करने के लिए भेजा गया है। यह देवीय सिद्धांत पर विश्वास रखते थे, यानी कि देवी देवताओं पर विश्वास रखते थे। बलबन खुद के बारे में यह मानता था कि यह अल्लाह के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है, भगवान के द्वारा भी भेजा गया, इसको अल्लाह के द्वारा भी भेजा गया। सोच लीजिए, ठीक है, जो जनता की रक्षा करने के लिए इन्हें पृथ्वी पर भेजा है, ताकि जनता का रक्षा कर सके। मतलब अल्लाह और ईश्वर ने इसको इसलिए भेजे हैं ताकि ये लोगों का क्या कर सके? देखभाल कर सके, और लोग भी इसका पूजा करेंगे भगवान की जैसा। इसी का थोड़ा सा पॉइंट आगे भी है, राजतत्व सिद्धांत के बारे में ये। ठीक है, बलबन ने यह भी कहा कि सुल्तान मतलब राजा का आदेश ना मानना अल्लाह का आदेश ना मानना होता है। मतलब अगर तुम मेरा बात नहीं मान रहा, इसका मतलब तुम ईश्वर का बात नहीं मान रहा। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि सुल्तान यानी कि राजा के समान जनता नहीं हो सकती। इनका कहना है कि राजा के समान जनता नहीं हो सकता। अगर जनता ये चाहेगी कि हम भी राजा के बराबर है तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि राजा जो है वो भगवान का रूप है, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, जबकि इतिहासकारों द्वारा यह भी बताया गया कि यह भी एक गुलाम था। इतिहासकारों से ये भी पता चला कि बलबन भी एक गुलाम ही तो था, है ना। यानी कि जब यह युवा अवस्था था, यानी कि बच्चा था, छोटा था, तो इन्हें मंगलों लोगों ने पकड़ करके बेच दिया था। तो ये भी तो एक समय में गुलाम ही रहा था, तो फिर ये ईश्वर का रूप कैसे हो गया? ठीक है, जरा सोचने वाली बात है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बलबन का मुख्य हथियार तलवार था। ये कुछ भी चीज़ों को प्राप्त करना चाहते थे, अगर प्राप्त नहीं होता था ना तो तलवार का प्रयोग करते थे। उसने अपने प्रतिद्वंदियों, विद्रोहियों, लुटेरों, चोरों और आक्रमणकारियों के खिलाफ इस हथियार का बहुत ही जबरदस्त तरीका से इस्तेमाल किया। जो भी इसके दुश्मन होते थे ना उसके साथ तलवारों का प्रयोग करते थे। इस नीति का पालन करके वह लोगों के मन में यह डर पैदा करना चाहता था कि जो कोई भी सुल्तान की यानी कि राजा की सत्ता को चुनौती देने का हिम्मत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि इसके शक्ति से यही पता चलता है कि लोगों को डराया जाता था और लोगों को बताया जाता था कि कोई भी हमारे शक्ति से तुलना नहीं करेगा, ना
ना तो मेरे सामने आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लो कि आपको दे देता है बलवन की राजतत्व सिद्धांत, तो कहीं भी आपको कोई चेंज नहीं करना, ये सब लिखना है जैसे मैंने आपको पूरा का पूरा बता रहा हूँ। लेकिन अगर बलवन की उपलब्धियाँ दे देना तो सिर्फ आपको ये पॉइंट कट करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट कट करना है और इसका सारा पॉइंट कट कर देना है, ठीक है, ये वाला, इसका सारा पॉइंट कट कर देना है, यहाँ से लिखना आपको, ठीक है, ये चीज़। और हेडिंग डालना आप बलवन की उपलब्धियाँ, ठीक है। अगर उपलब्धियाँ दे देगा तो अभी का जो मैंने आपको ऊपर वाला पॉइंट बताया ये सिर्फ कट कर देना है और यहाँ पे लिखना है क्या चीज़, बलवन की उपलब्धियाँ, ठीक है। और बाकी ये सब पॉइंट अब आपका नीचे अब सब सेम रहेगा, ठीक है। और अगर राजतत्व सिद्धांत दे देता है तो सब कुछ का सब कुछ सेम रखना आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों बलवन राजतत्व सिद्धांत के अंतर्गत नीति कि बलवन के जो राजतत्व सिद्धांत था ना, इसके अंतर्गत क्या क्या नीतियां बनाया गया था। तो पहले राजाओं का देवी अधिकार, यानी राजा खुद को क्या बताता है कि मुझे देवी का अधिकार है, हमको भगवान ने हमें भेजे, ईश्वर ने भेजे, ठीक है। तो बलवन ने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, मतलब ईश्वर ने ही भेजा है। राजतत्व एक देवीय संस्था है, यानी कि वो देवी से ही आया है, ठीक है। उसने यह घोषणा इसलिए की ताकि जनता को यह विश्वास हो जाए कि उसे राजतत्व उनकी दया से नहीं बल्कि ईश्वर की दया से मिला है। यानी कि देखो, ऐसा लोगों को इसलिए डराया जाता था ना, ताकि जो राजतत्व यानी कि वहाँ का राजा यानी कि शासन, राजतत्व का मतलब हो गया क्या हो गया, जो वहाँ का वो शासन पाठ चला रहा है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ इसलिए मिला है, यानी कि वो राजा इसलिए है ताकि क्योंकि वो भगवान का रूप है, भगवान ने उसको भेजे हैं, ऐसा लोगों के अंदर क्या हो जाए, डर पैदा हो जाए। नेक्स्ट है शाही वंश। अब देखिए, बलवन ने महसूस किया कि उस समय लोग मानते थे कि शासन करना और सत्ता का प्रयोग करना केवल प्राचीन शाही परिवारों की विशेषाधिकार है। मतलब उस टाइम जनता लोगों के मन में ऐसा था ना कि सिर्फ और सिर्फ शासन यानी कि सत्ता का प्रयोग, यानी कि वहाँ पे शासन वही करेंगे जो शाही वंश के होंगे, यानी जनता लोगों का ऐसा मन में था। तो ये भी अपने आप को क्या बता दिया कि हम भी शाही वंश के ही हैं, सोचो, ताकि लोग भी मेरा क्या करें, सेवा करें, है ना। नेक्स्ट है भेदभाव। देखो वहाँ पे भेदभाव का भी नीति था। इतिहासकार ने यहाँ तक कहा कि जब भी बलवन किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता था, यानी कि नीचे वर्ग के लोगों को देखता था, तो उनकी आंखों में क्रोध और गुस्से जलने लगती थी और वह उसे मारने के लिए तलवार उठा लेता था। जरा सोचिए कितना कटर, कितना मतलब क्या बताएं, ठीक है। इस प्रकार के भी वो राजा रहे हैं जो लोगों को दबाने का प्रयास करते थे। सोचिए जब निम्न वर्ग के लोगों को देखते थे ना, उसके आंखों में क्रोध गुस्से आते थे, क्या वो इंसान नहीं थे। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संबंध की मान्यता। वो त्रिपक्षीय संबंध जोड़ते थे, यानी कैसे संबंध जोड़ते थे, सो देखो, बलवन जो थे वो ईश्वर और सुल्तान मतलब हो गया राजा, यानी ईश्वर को राजा से जोड़ते थे। राजा तो कौन थे, वो बलवन खुद थे ना। तो ईश्वर जो थे वो अपने खुद से क्या करते थे, जोड़ते थे संबंध, यानी ईश्वर और राजा में संबंध। फिर राजा और जनता में संबंध, सुल्तान मतलब राजा हो गया, ठीक है। फिर राजा और जनता में संबंध, और फिर ईश्वर और जनता में संबंध। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि मान लो कि ये जो है वो राजा है, ये क्या है, राजा है। तो राजा का संबंध किससे है, तो राजा का संबंध ईश्वर से है। किससे है, ईश्वर से। और फिर ईश्वर का संबंध किससे है, तो ईश्वर का संबंध है हमारा जनता से। तो इस प्रकार से हम ये बोल सकते हैं दोस्तों कि देखिए, जनता जो है वो ईश्वर का पैर पड़ते हैं, ठीक है, और ईश्वर किसका रूप है, राजा का रूप है। तो इस प्रकार से संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया है, ईश्वर राजा से, फिर राजा का जनता से, और फिर ईश्वर को जनता से संबंध जोड़ दिया गया है। इसका कुल मिलाकर के बात हुआ कि बलवन राजा का रूप है और सारे लोग उसका मतलब क्या करेंगे, सेवा करेंगे। वह खुद को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता है कि ईश्वर की जैसा ही मैं इस धरती पर हूँ, जो लोगों के कल्याण की देखभाल करता था। और हम क्या कर रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए देखभाल करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना था। दरबार की मर्यादा। अब देखिए, जहाँ पे राजा रहते थे उसमें दरबार भी थे ना, वो दरबार जहाँ पे राजा रहते थे, इसके सेवा करने वाले लोग थे, इसके सेनापति लोग थे, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइट नियम ये लागू करते थे। कैसे, देखिए, बलवन ने दरबार में कड़ा अनुशासन लागू किया। किसी को भी हंसी मजाक या बकवास करने की अनुमति नहीं थी। उसने दरबारियों से काफ़ी दूरी बनाए रखती थी, ठीक है। जो दरबारी के जो लोग थे ना, वहाँ पे उससे काफ़ी दूरी बनाए रखी। उसने दरबारी पोशाक निर्धारित कर, और दरबार में एक खास प्रकार के पोशाक मतलब कपड़ा, जैसा ड्रेस होता है ना, कोई भी चीज़ों का, स्कूल का ड्रेस अलग ड्रेस, कंपनी के लिए अलग ड्रेस, वैसे ही वहाँ के दरबार के लिए भी ड्रेस चलता था। राजा के लिए अलग और वहाँ के जो दरबारी लोग थे उसके लिए अलग। राजा को नमस्कार भी करते तो लोग, देखो, लोगों को राजा को नमस्कार करने के लिए घुटने टेकर अपने माथे से जमीन को छूना पड़ता था, मतलब जमीन से गिरना पड़ता था और पैर लगना पड़ता था राजा का, वो भी छू के नहीं, दूरी से ही। नेक्स्ट है गार्डों की नियुक्ति। गार्ड लोग, देखिए सेना लोग रहते हैं ना,
गार्ड लोग नियुक्ति, जहाँ पे राजा जिस दरबार में रहता है उसके बाहर बाहर कौन लोग, गार्ड लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उसका भी नियुक्ति किया गया था। तो बलबन ने खूंखार और लंबे चौड़े पहरेदार को नियुक्त किया गया था। अब देखिए वैसे गार्ड को रखा गया था जो खूंखार थे, लंबे चौड़े रहते थे, ठीक है, और उसके हाथों में नंगी तलवार रहता था, मतलब लंगा तलवार रहता था, सोचिए, और राजा के इर्द गिर्द वो खड़े रहते थे, यानी कि राजा के अगल बगल में अगर कहीं रहते थे तो उसके अगल बगल खड़े रहते थे, दरबार के बाहर खड़े रहते थे। जब भी वह महल से बाहर निकलता था ना तो उसके अंग रक्षक यानी कि उसके शरीर के रक्षा के लिए नंगी तलवारों को लेकर के उसके सेना लोग, उसके गार्ड लोग घुमा करते थे। नेक्स्ट है फारसी परंपराओं का पालन, और उस टाइम फारसी परंपरा का पालन किया गया था। देखिए बलबन का मानना था कि राजत्व की महिमा केवल फारसी परंपराओं का पालन करके ही संभव है। यानी राजत्व, यानी इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजत्व को प्राप्त करना चाहेगा, राजत्व मतलब वहाँ का शासन करना चाहेगा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फारसी परंपराओं का पालन करना ही पड़ेगा, जो कि मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये उनका कहना था। नेक्स्ट है सदैव आरक्षित। सदैव आरक्षित का मतलब क्या है दोस्तों, कि बलबन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से असामान्य खुशी या दुख व्यक्त नहीं किया, मतलब वो कब खुश है कब दुख है इस सार्वजनिक यानी कि लोगों के पास कभी वो बताने का प्रयास नहीं किए, है ना। ऐसा भी कहा जाता है कि जब उसके सबसे बड़े बेटे मोहम्मद की मौत की खबर उसे दी गया ना, कि आपका जो बेटा है मोहम्मद वो उसका मृत्यु हो गया, तब भी वह अविचलित रहा, मतलब तब भी वो ना सगबग कुछ नहीं हुआ, ना हंसी ना खुशी कुछ नहीं, ना दुख, ठीक है, मतलब जनता लोगों के पास नहीं दिखाते थे कि हम खुश हैं कि नाराज हैं, सो और ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो राजा बहुत अच्छे थे, लेकिन आप कब खुश हैं कब नाराज हैं लोगों को आपका नीति नहीं पता चलना चाहिए, ऐसा कुछ काम कीजिए, ठीक है। प्रशासनिक काम करता था वो, बस प्रशासनिक काम करते ही रहते थे, उसको दुख और नाराज का कोई गम नहीं था कि मेरा बेटा का मृत्यु हुआ। लेकिन हाँ, हालांकि वो अपने निजी अपार्टमेंट में यानी कि उसको निजी क्षेत्र में जहाँ पे कोई नहीं रहते थे उसमें जा करके वह फुट फुट करके रोए थे, ठीक है। नेक्स्ट है सशक्त सेना। वो सशक्त सेना ने मजबूत सेना रखते थे, ठीक है। इसमें कोई संदेश नहीं है कि एक शक्तिशाली राजा के अस्तित्व के लिए एक मजबूत सेना की आवश्यकता होती है, इसलिए बलबन ने अपनी सेना को मजबूत किया। देखिए हर एक राजा के अंतर्गत एक बहुत ही मजबूत सेना होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत ही मजबूत सेना रखा गया था। रक्त और लोह की नीति, ये रक्त और लोह की नीति को अपनाते थे। रक्त मतलब अगर मेरे सामने कोई आएगा तो उसको तलवार से काट देंगे, और लोह मतलब एक मजबूत नीति, लोहा की जैसा। एक मजबूत और निरंकुश सम्राट से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दुश्मनों से निपटारे में सख्त नीति का पालन करे। बलबन ने भी ऐसा ही नीति अपनाया। हर एक राजा ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई दुश्मन आ जाए ना तो वो रक्त और लोहे की नीति को अपनाए, और सेम कंडीशन बलबन राजा भी नहीं किया। लेकिन ये एक चीज़ गलत की कि जनता पर इस चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, नहीं, दुश्मनों पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमणकारियों को से सुरक्षा। देखिए बर्बर के ये जो बलबन है ना, इसके सामने कोई भी नहीं टिके। जो विदेशी यानी बाहर के आक्रमण करने वाले जो लोग थे ना, जो सोचते भी थे कि यहाँ पे आक्रमण करेंगे, वो भी नहीं कर पाते थे। एक निरंकुश शासक की ताकत उसकी अपनी प्रजा को बाहरी खतरे से बचाने की क्षमता से भी मापी जाती है। इस संबंध में बलबन ने प्रभावी कदम उठाए। देखिए एक राजा ऐसे क्षमता वाले होना चाहिए जो बाहर से अगर कोई भी आक्रमण करता है तो उससे मतलब वो लड़ सके, और सेम कंडीशन है सब बलबन में देखा गया। अब निष्कर्ष में आते हैं दोस्तों, तो बेबन यानी बलबन के राजस्व सिद्धांत और रक्त और लोहे की नीति ने उससे अच्छा लाभ दिया। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाई, सुल्तान मतलब राजा का प्रतिष्ठा बढ़ाया, लोगों राजा सब डरने लगे। उसने अपने विरोधियों की शक्तियों को कुचल दिया, जो उसके विरोध में आते थे, जो उसको दुश्मन थे उसको कुचल दिया। उसने शांति बनाए रखा, लोग डरते थे ना, शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने देश के मंगोलों को आक्रमण से बचाया। उस टाइम मंगोल लोग बहुत आक्रमण करते थे, ठीक है, मंगोल लोग, तो उन्होंने मंगोल लोगों से आक्रमण करने से बच गया। यही मंगोल वही लोग थे जो पहले बलबन को बेचा करते थे, लेकिन अभी बलबन के एरिया में आकर के मंगोल को आक्रमण करने तक का भी शक्ति हिम्मत नहीं है, ज़रा सोचिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।